हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी शाम की क्लास होती है सीटेट एमपीटेट स्पेशल क्लास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। ठीक है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग। और आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है वह है, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय जनित स्तर। यहाँ पे क्या होता है कि शिशु जो है अपने संवेदी बोध और जो उनके पेशीय संचालन होते हैं उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हाथ हिलाना है ना, आँख खोलना, पलक झपकाना, ये सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं। वो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा इसको समझने लगते हैं। अगला देखेंगे, परिचित वस्तुओं को इस्तेमाल करने के नए तरीकों को सोचने समझने में अक्षम होने को क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, अक्षम। परिचित वस्तु जिसके बारे में हम जानते हैं पर इसको इस्तेमाल करने के नए तरीके के बारे में सोचने समझने में हम अक्षम हैं, अगर हम नहीं मतलब बालक, तो वो इसे क्या कहेंगे? गैर लचीली सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, सक्रिय अवरोध या फिर अवरोध या व्यतिकरण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, अवरोध या व्यतिकरण कहलाता है। इसका अर्थ होता है नवाचार में बाधा। नवाचार मतलब नए नए विचार, किसी चीज़ को नया, कुछ नया क्रिएटिव करने का सोचना, है ना। किस तरह से हम जो भी चीज़ें अभी तक चली आ रही इसमें कुछ नया कर सकते हैं, नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नवाचार हो गया। पर इसमें बाधा हो जाना, यानी कि ये तरीका सोचने समझने में अक्षम होना, ये कहलाता है अवरोध या व्यतिकरण। चिंतन में इस्तेमाल होने वाले प्रतिरूप में क्या स्मृति सहायक संकेत होते हैं, गतिबोधक होते हैं, संकल्पना होते हैं या मुख्यतः कल्पनाएं होती हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संकल्पना होते हैं। चिंतन अपने यानी कि थिंकिंग अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं जटिल प्रक्रिया वो है। और इसमें सूचनाओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तब हम किसी सूचना के बेस्ड पे ही हम कुछ सोचते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी मानसिक संरचना होती है संकल्पना चिंतन का, जिसमें हमारा जो ज्ञान होता है उसको एक प्रॉपर क्रमबद्ध रूप प्रदान करती है संकल्पना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब निगेटिव वाला बताइएगा? शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख, बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। आई थिंक काफ़ी आसान है ये। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को कैसे परिवेश, जो भी परिवेश का निर्माण करना है वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। ये नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, जो भी माहौल है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, जहाँ बच्चे को ही आपको इम्पोर्टेंस देनी है और टीचर का रवैया जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। वह समाधान जो एक समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए आवश्यक तत्वों का तो सही वर्णन करता है, परंतु आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त विवरण नहीं देता है, उस समाधान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए, समस्या समाधान का स्वतः शोध या अन्वेषणात्मक प्रकार, सामान्य समाधान, समस्या समाधान का कार्यात्मक प्रकार, समस्या समाधान का एक विशिष्ट प्रकार। देखिए, समस्या समाधान के कई रूप होते हैं और इसमें एक यही रहता है जिसमें हम क्या करते हैं, समस्या को हल करने के लिए आवश्यक तत्वों का तो वर्णन कर दिया जाता है, लेकिन आगे क्या करना है इसके लिए कोई खास विवरण नहीं दिया जाता है, उसे हम सामान्य समाधान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है। वाक्पटुता, लचीलापन और मौलिकता किस प्रकार के विचार की विशेषताएं हैं? केंद्राभिमुख चिंतन, यांत्रिक समस्या समाधान परक चिंतन, रटकर समस्या हल करना, बुद्धिशीलता। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, बुद्धिशीलता। अगला देखते हैं,
शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, बहुत फेमस प्रश्न, ऑप्शन बस सब में अलग अलग रहते हैं। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों से आलोचना लिखवाना, पाठ्यक्रम के अनुसार सूचना देना या परीक्षा के लिए तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। तो अगला प्रश्न है हमारा, गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप एकाकी न मानकर बहुकारकी माना गया है। इनमें से बुद्धि का एक प्रकार है कौन सा? कार्यकाली कौशल, नैतिकता, संगीत या सृजनात्मकता। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसकी मैंने थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, तो संगीत भी उनमें से एक है और बाकी नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हुआ। अगला देखेंगे, सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला, संगीत, मानसिक अंकगणितीय या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता है तो इसे आप क्या कहेंगे? प्रतिभा, प्रतिभा संपन्नता, डिसकैलक्यूलिया क्यूलिया होना चाहिए था, डिसकैलक्युला सॉरी, विद्वता का लक्षण। मतलब एक सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति है लेकिन वो इन सभी फील्ड्स में जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इन फील्ड्स में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो सही उत्तर विद्वता का लक्षण ये कहलाएगा कि यानी कि कहीं ना कहीं वो विद्वान है और अगर उसको जो है चांस मिलता है या अगर उसको जो है विकास किया जाता है उसके जो भी टैलेंट्स का, तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाके बेहतर कर सकता है। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। प्रबलम आवश्यकता व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, आवश्यकता प्रेरक शक्ति व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, प्रेरक शक्ति व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया आवश्यकता, या व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया प्रेरक शक्ति आवश्यकता। चलिए देख लेंगे, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता। पहले सबसे आवश्यकता आएगी, जब आवश्यकता होगी तभी तो हम उसके लिए किसी चीज़ के लिए प्रेरित होंगे। तो आवश्यकता का आपको बस ध्यान रखना है, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए, है ना। पहले कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तब हमें जो है कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है कि हमें ये काम करना है और हम उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको भूख लगेगी, हमें रोटी की आवश्यकता होगी, तब हम प्रेरित होगी कि अच्छा चलो खाना बना लिया जाए, है ना। और अगर भूख नहीं लगेगी तो पूरा दिन बीत जाएगा, काहे कोई खाना बनाएगा। तो बस वही चीज़ है कि आवश्यकता सबसे पहले आती है, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं, फिर प्रेरक शक्ति काम करती है और फिर हम उसे अपने व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, वो काम करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से बालक समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने समूह के कौन से गुणों एवं मानकों को समंजित करने हेतु प्रयासरत रहता है? उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को संतोष प्रदान करते हैं, या उन गुणों एवं मानकों को जो उसके व्यवहार के निकटस्थ प्रतीत होते हैं, या फिर जो सुविधाजनक ढंग से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, या फिर जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को भी प्रेरित करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया की बात हो रही है, अपने समूह के कौन से गुण और मानक को समंजित करने का मतलब प्रयास करेगा बच्चा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 4, उन गुणों और मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। अगला देख लेते हैं, समाजीकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों, ओके सॉरी दिस इज ऑलमोस्ट रिपीटेड, लेकिन कि इसका जो है ऑप्शन है थोड़ा सा चेंज है, देख लीजिएगा। उन गुणों और मानकों को अनुकूलित करता है, अभी ऊपर बताया है वही चीज़ है, देख लीजिए इसको फटाफट से। जिसके आधार पर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता हो, सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हैं, जो जिनके साथ वह किसी विशेष से संबंधित रहता है, या जो उसके जिसके साथ उसका निकटस्थ संबंध होता है। तो जो अभिप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हैं, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी भी हम लोगों ने वही चीज़ देखा था कि जो उसके व्यवहारों को, व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हों, वही इसका जो है सही आंसर था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाता है, जो उसके अभिप्रेरकों, उसके पर्सनली, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से व्यवहार को अभिप्रेरित करते हों। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है क्या? वार्तालाप करना, समाचार पत्र पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना।
हमें सबको पता है ये वाला। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। बात जितनी करेंगे, मतलब ये नहीं कि दिन भर बात करिए, लेकिन किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा है कि उस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करिए जितना पॉसिबल हो सके। प्रेरणा और अनुशासन के मध्य निम्नलिखित सहसंबंध है। प्रेरणा के मृत हो जाने पर अनुशासन की समस्याएं जन्म लेती हैं। अनुशासन निर्देशात्मक प्रेरणाओं का पोषक है। प्रेरणा मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेती है, किंतु अनुशासन एक सामाजिक आवश्यकता है। प्रेरणा अनुशासन की जननी है। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रेरणा के मृत हो जाने पर अनुशासन की समस्याएं जन्म लेती हैं। ठीक है, तो ये सहसंबंध की बात यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, चलिए देख लेंगे। क्या है कि जब टीचर देखिए प्रेरित, जब बच्चा प्रेरित रहेगा किसी चीज़ के लिए तो वो अनुशासन में रहेगा। और जब प्रेरणा खत्म हो जाएगी या प्रेरित नहीं रहेगा, टीचर जो प्रेरित कर रहा है जिस भी चीज़ के लिए वो नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या अनुशासन की समस्याएं आएंगी ही आएंगी, कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा अनुशासनबद्ध नहीं रहेगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। भारतीय समाज की भाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में, एक महत्वपूर्ण शिक्षण चुनौती के रूप में, एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में, या एक महत्वपूर्ण दुविधा के रूप में? और इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।